हिजबुल्लाह ने करीब 76,000 एकड़ इजरायली भूमि जला के राख कर दी है। अमरीश मिश्रा स्पीक से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन वाकई 13 अगस्त 2024, इसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल भी हुए हैं और जमीनी लड़ाई के स्तर पे भी हुए हैं। ये जो आंकड़े आए हैं, सबसे पहले हम इन पे ध्यान देते हैं। हिजबुल्लाह ने देखिए जो खुद इजराइल ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 76,000 एकड़ यानी 51,000 फुटबॉल फील्ड्स, 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 500 भी नहीं, 1,000 भी नहीं, 51,000 फुटबॉल फील्ड्स इमेजिन करिए। 51,000 फुटबॉल की फील्ड जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादा भूमि पे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने जो 7 अक्टूबर के बाद लगातार 8 अक्टूबर से जो मार की है उसमें वो जल गए हैं। और जो इजरायली हिसाब जो उसमें हम लोग 76,000 एकड़, 76,000 और 3,08,000 दूनम जो उनका अपना एक लैंड मेजरमेंट का जो एक क्राइटेरिया है दूनम। और उसके बाद अकेले जनवरी से 1,58,000 दूनम और 90,500 दूनम केवल गोलन हाइट्स में और 50,000 दूनम ये नॉर्दर्न इजराइल में। इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि 30 मीटर की ऊंचाई तक ये जो आग है लगी है, 30 मीटर की ऊंचाई तक गई है। अब आप इमेजिन करिए। और उसके बाद जो इजराइल के लिए विशेष जो दिक्कत आ रही है कि वो एक बार आग बुझ भी जाती है तो फिर से वो राख के अंदर से आग निकलती है जब हैवी ब्रीज आती है। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कुछ लोगों ने, भाई कुछ बहुत सेंसिटिव लोग और जेन्युइन लोग, उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से फिलिस्तीन में पैलेस्टाइन में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, आज भी कुछ बहुत दर्दनाक इस तरह के कुछ मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैं बताऊंगा एक दो आपको। तो उसके बदले जो हिजबुल्लाह मार रहा है और जो बाकी फोर्सेस मार रही हैं वो इजरायली जो सिविलियंस हैं उनका नुकसान नहीं कर रही है। तो भाई देखिए, इसमें ये युद्ध है, ये क्रांतिकारी युद्ध है। क्रांतिकारी युद्ध में क्रांतिकारी पक्ष कौन है? क्रांतिकारी पक्ष है हमास, यमन, हिजबुल्लाह, ईरान। ये सब क्रांतिकारी पक्ष है। एक क्रांतिकारी लड़ाई में क्रांतिकारी पक्ष जो है, और जब इस तरह से आमने सामने की लड़ाई चल रही है तो उसमें सिविलियन किलिंग्स दोनों तरफ से होती है, लेकिन क्रांतिकारी पक्ष केंद्रित करके सिविलियन एरियाज में नहीं कर सकता है। और इस खास तौर पे जो आज की स्थिति है, जब पूरा का पूरा मीडिया वेस्ट के हाथ में है, पूरा का पूरा मीडिया इजराइल अमेरिकन लॉबी के हाथ में, मतलब सोचिए अभी भी रशिया और चाइना अमेरिका से बहुत सारे मामलों में आगे निकल गए, लेकिन मीडिया के मामले में क्योंकि भाषा अंग्रेजी, उस पे पूरा डोमिनेंस इंग्लैंड और अमेरिका का है और वो पूरे विश्व की भाषा इंग्लिश है। और ये जो 19th और 18th, 19th और 20th सेंचुरी का जो कॉलोनियलिज्म था, उसकी वजह से कोई अंग्रेजी कोई महान लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया ब्रिटेन ने सबसे पहले और इंग्लिश सब जगह फैलाई। उसके बाद नंबर 2 पे फ्रांस, और उसने फ्रेंच फैलाई। लेकिन हम सीधे तौर पे इंग्लिश हमको प्रभावित करती है। पहले भारत पे भी अंग्रेजों का कब्जा था, पैलेस्टाइन पे भी अंग्रेजों का कब्जा था। तो इंग्लिश की डोमिनेंस अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पूरी तरह से जो कॉलोनियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जब वो खत्म होगा तो जो क्षेत्रीय भाषाएं वो उभरेंगी। उन्होंने उभरना शुरू भी कर दिया। भारत में हिंदी का जो एक जबरदस्त विकास हुआ, हालांकि हिंदी और उर्दू को लड़ाने की कोशिश की गई, उर्दू को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जो मूर्ख हिंदुस्तान के नेता हैं वो ये नहीं समझते कि जब हिंदी बढ़ेगी तो उर्दू भी बढ़ेगी। और उर्दू में जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं कि जो इंटरेस्ट, हालांकि उसकी जो उर्दू की पढ़ाई होती है वो भले ही कम हो गई हो, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 20 गुना ज्यादा बढ़ा है। और उसमें जो पढ़ाई की यहां तक बात है, पढ़ाई तो हम लोग देखिए, आज नहीं तो कल ये सत्ता बदलेगी और पढ़ाई में भी हम लोग उर्दू पे फिर से जोर डाल देंगे, क्योंकि जो हिंदू जनता है उसके मानस से उर्दू हटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये कुछ सर्वेज इस तरह के हुए हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के कि जो हिंदू जनता है उसके मानस से उर्दू नहीं हटी है। अब देखिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि वो पूरा मीडिया उनके हाथ में है, तो इजराइल सिविलियंस मारता है उसको वो छुपा देते हैं, ये कह के कि वहां पर कुछ आतंकवादी थे, वो गलती से हो गया। मतलब 40,000 इतने लोग मार दिए, गलती से हो गया। लेकिन अगर हमास
एक मतलब करीब 10,000 उसने इजरायली सोल्जर्स मारे, लेकिन अगर 200 सिविलियंस भी उसमें हर्ट हुए तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे 7 अक्टूबर को हुआ कि हमास ने ये किया और मतलब रेप किए, बलात्कार किया, सब झूठ। कोई चीज आज वेस्टर्न मीडिया आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। और लेकिन एम्पलीफिकेशन की जो ताकत है वो है उनकी। तो इसलिए देखिए ये जो बात है हिजबुल्लाह, मैं इस पर फिर से आता हूं कि हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो सीधे सीधे इजरायली सोल्जर्स को मार रहा है, करेक्ट। हिजबुल्लाह भी जो नुकसान कर रहा है, आप बताइए 76,000 एकड़। मैं इस पे जरा सोचिए, ये केवल कोई खबर नहीं है कि हमने पढ़ी और फिर से तड़ से वो बाहर हो गई। ये 76,000 एकड़ जो जमीन है, इसमें कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितनी भारी संख्या। देखिए जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का जो टारगेट होता है, जो वियतनाम वॉर में भी टारगेट था कि सिविलियंस को मारने के बजाय जो पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है दुश्मन का, उसको खत्म कर दो। जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होगा तो हाय तौबा मचेगी, सिविलियन इधर उधर भागेंगे, उनकी जिंदगी नष्ट होने लगेगी और फिर वो एक आपकी ताकत बन जाएंगे। जिस तरीके से इस समय जो आईडीएफ के बहुत सारे लोग आज हमास की ताकत बन गए, और उसमें तो बहुत बड़ी घटना जो हो गई है वो तो हमने आपको बताया ही नहीं। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर युवस गैलेंट, जो कि वॉर कैबिनेट के हिस्सा थे, और वॉर कैबिनेट कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने भंग कर दी थी कि उसकी जरूरत नहीं है, युवस गैलेंट ने आज खुलेआम ये कह दिया है कि जो पीस में जो सीज फायर में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो नेतन्याहू खुद है। उसने साफ कह दिया कि नेतन्याहू खुद है। और उसने ये भी कह दिया कि ये जो बातें होती हैं कि एब्सोल्यूट विक्ट्री इजराइल को मिल जाएगी, इजराइल जीत जाएगा, दिस इज ऑल बुलशिट। ये बिल्कुल ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसी कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली है। और अंतोगत्वा हमास से ही समझौता करना पड़ेगा अगर हमको अपने होस्टेजेस छुड़ाने हैं। लेकिन उसके साथ साथ गैलेंट ने यह भी कहा, और गैलेंट बहुत ही निर्मम, बहुत ही क्रूर, जिसने खुद हजारों फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारा है, डिफेंस मिनिस्टर है वो अभी सिटिंग। लेकिन ये जो डिवीजन करा दिया है हमास ने, देखिए ये बड़ी चीज है। जो डिवीजन शुरू हुआ कि जो इजरायली सिविलियंस का बड़ा हिस्सा जिसने आईडीएफ में ये मतलब अलग अलग कारणों से आईडीएफ में सर्व करने से रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद आईडीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम जीत नहीं रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा डिवीजन, कितने रेजिग्नेशंस आईडीएफ में हुए, बड़े से बड़े ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने रिजाइन किया चीफ ऑफ स्टाफ को छोड़ के। और उसके बाद अब युवस गैलेंट का ये बयान, और उसके बाद नेतन्याहू का पलटवार कि ये जो बयान है ये एंटी इजराइल है। अच्छा, एंटी इजराइल बयान है, मतलब आप ये सोचिए कि मतलब राजनाथ सिंह को ये बयान दे दे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी उनको हटाने के बजाय राजनाथ सिंह को बोल दें कि ये जो है भारत विरोधी है। उसी तरीके से नेतन्याहू ने युवस गैलेंट को कह दिया कि एंटी इजराइल। अरे अगर एंटी इजराइल है तो तुमने उसको डिसमिस क्यों नहीं किया, तुमने उसको निकाल क्यों नहीं फेंका? और एक्चुअली एंटी इजराइल का मतलब यहां पर यह है कि वो अमेरिकन इशारे पे चल रहा है। अच्छा, अमेरिका तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, उसको वो हथियार दे रहा है जिससे उसने औरतों और बच्चों को मारा है। लेकिन अमेरिका का अपनी राजनीति भी है भाई, अपनी राजनीति, अपनी जियोपॉलिटिक्स है। वो एक परसेप्शन के युद्ध में वो भी इस बात को समझता है कि ये जो मीडिया उसके साथ है, जो मीडिया पे उसका कंट्रोल है, इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया, ये कंट्रोल कब तक रहेगा? क्योंकि अंतोगत्वा तो मीडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना कई तरीके से। जब सच्चाई बहुत ऑब्वियस हो जाती है तो फिर मीडिया ये सरेंडर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अफगानिस्तान वॉर में हुआ, अफगानिस्तान वॉर में आपने तालिबान को इतना उससे हमास से कहीं ज्यादा तालिबान को डिमोनाइज किया गया कि तालिबान ने जाने क्या कर दिया है, वो स्टोनिंग करता है, ये करता है, वो करता है। और उसके बाद और ये सब दिखाने के लिए, ठीक है, आप ये तो चलिए एक आध चीज आप दिखा रहे हैं, आपने इसके माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो लड़ाई में हार रहा है, जनता वहां की उसकी साथ नहीं है, जबकि जनता उसके साथ है। और अंतोगत्वा यूएस को भागना पड़ा, पूरी मीडिया की बात हुई। तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है दुनिया के हैं, भारत छोड़ जाइए कि मतलब न्यूज़ 18 किसका है और ये एनडीटीवी, ये सब नहीं, जो बड़े बड़े दुनिया के मीडिया हाउसेज हैं उनके बीच, उनके अंदर जंग छिड़ी हुई, उनके मालिकों के बीच जंग छिड़ी हुई। बीबीसी जो है वो ब्रिटिश पब्लिक के पैसे से चलती है और उसमें ये गवर्नमेंट की ग्रांट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। CNN, अमेरिकन सारी कंपनीज प्राइवेट हैं, लेकिन वहाँ भी मैनेजमेंट और ओनर्स में एकदम ठनी हुई है। ओनर्स भी बहुत सारे कह रहे हैं
जो मल्टी बिलियनर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी न्यूज़ रेटिंग्स गिर रही हैं, और जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा तेज़ी से न्यूज़ पकड़ रहा है। तो ये देखिए एक पूरा मामला है। अच्छा, उसके अलावा जो आज जो घटनाएं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हुई, वो देखिए, एक जो 11 अगस्त को जो एक इजरायली सोल्जर को स्नाइप किया था, एक गोली से 2 इजरायली सोल्जर्स को स्नाइप किया, एक गोली से 2 इजरायली सोल्जर्स को स्नाइप किया। ये 11 अगस्त की घटना है। एक वीडियो रिलीज हुआ कल रिलीज हुआ था देर रात, उसमें दिखाया कि एक 25 जुलाई को जो स्नाइपिंग ऑपरेशन हमास ने किया था, और एक जो 28 जुलाई को किया 2024, और फिर 11 अगस्त को जो किया, 11 अगस्त वाला जो ऑपरेशन था, जिसमें एक अकेला हमास का फाइटर गोल्ड राइफल लेके बैठा है और डेट्स खा रहा है, आराम से खजूर खा रहा है, और खजूर खाते खाते उसने दूर से देखा, एक और फाइटर उसके पास दूरबीन लाया, उसने दूरबीन से देखा 2 इजरायली सोल्जर्स, और उसने निशाना साधा, और निशाना साधने के बाद उसने ट्रिगर दबाई, जो ट्रिगर दबाई, गोली एक को पार करते हुए दूसरे को लगी। ये है बहादुरी, ये है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, और ये है तुम्हारे मुंह पे थूकना और तुम्हें थूक के चाटने पे मजबूर कर देना। ये जो है स्थिति, ये देखिए इसमें पूरी साफ दिखाई दी है। उसके बाद और हम आगे चलते हैं। किरियत शिमोना में आज फिर हिजबुल्लाह ने हमला किया। नॉर्थ हैज टर्न ब्लैक, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बल्कि ये एक जबरदस्त चीज है कि पूरा उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के फायर से काला हो गया है, एकदम जल के मतलब राख हो गया है। उसके बाद देखिए, गाजा में खान यूनिस में अल जाना एरिया में आज सुबह जायनिस्ट मतलब इजरायली सोल्जर्स के ग्रुप पे बम्बार्डमेंट हुआ। उसके बाद मरकवा 4 बैज टैंक, इस पे हमला किया हमास ने थाकिब एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से। कहां पर? अबू अय्याश जंक्शन, तल अल सुल्तान नेबरहुड, वेस्ट ऑफ राफा सिटी। यहां पर मरकबा 4 बैज टैंक, ये स्पेशल होता है, इसमें डबल आर्मर होता है ऊपर से, उसको भी एक्सप्लोड कर दिया। उसके बाद देखिए, खान यूनिस के नॉर्थ ईस्ट में जब इजरायली फोर्सेस ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की तो वहां उनको मारा, अल जाना में उनको मारा। उसके बाद जो साउथ गाजा से जो लगे हुए इजरायली सेटलमेंट्स है, वहां पर 107 मिलीमीटर मिसाइल से बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद RPG 85 से तल सुल्तान नेबरहुड में इजरायली फोर्सेस घुस रही थी, उनको मारा, जिसमें 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। फिर देखिए वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस ने नीलिन जगह है वेस्ट ऑफ रमल्ला, वहां पर सेटलर्स पे फायरिंग की, 4 सेटलर्स घायल हुए। फिर उसके बाद अल खलील में एक हथगोले से 2 सेटलर्स को मारा, 2 सेटलर्स घायल हो गए बुरी तरह से, उसमें एक की हालत बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई। देखिए अब ये जो है, ये वही सिविलियन वाली जो बात है। क्या हुआ कि जो करीब 120 होस्टेजेस जो इजराइल के हमास के पास हैं, उनमें से आज जो 2 होस्टेजेस थे, अभी उनका नाम या उनका पूरी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो 2 होस्टेजेस इजराइल के थे, उनको जो गार्ड कर रहे थे 2 हमास के जो गार्ड्स हैं, तो उनमें कुछ झगड़ा हुआ और एक होस्टेज को गोली मार दी हमास के गार्ड ने, और जो दूसरा जो होस्टेज था उसको भी गोली लगी और वो बुरी तरह से घायल है। और हमास ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो हुआ इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको हम वो नहीं कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो इंसान है ना जो उसको गार्ड कर रहे हैं, जो होस्टेज को गार्ड कर रहे हैं, वो जब देख रहे हैं कि सरेआम गोलियां, जो सरेआम सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही है। और इस संदर्भ में आपको एक बात बताएं, एक पिता जो 4 दिन पहले उसके ट्विन्स हुए थे, और वो मतलब अपने घर पे था, और अपने घर पे और ट्विन्स और वाइफ को छोड़ के वो हॉस्पिटल गया बर्थ सर्टिफिकेट लेने। बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ रहा था, तब तक इजराइल ने उसी घर पे बम गिरा दिया, और उसके ट्विन्स और उसकी माँ और उसकी वाइफ वो हताहत हो गए, शहीद हो गए। अब आप सोचिए कितनी, अब इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं लगातार, तो जो गार्ड्स होस्टेजेस को जो गार्ड कर रहे हैं,
इतना रिस्ट्रेंट उन्होंने दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, लेकिन कब तक वो कब तक रिस्ट्रेंट दिखाते? उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक घटना होनी। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, सारे होस्टेजेस को मार दिया जाएगा, लेकिन एक संभावना तो यह है ना कि कम से कम एक मतलब अगर 120 होस्टेजेस हैं, उनमें से एक को खुद ही उसके गार्ड ने मार दिया, एक और घायल हो गया, और उसके साथ जो बाकी होस्टेजेस हैं उसमें से और भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है, क्योंकि कब तक ऐसा चलेगा कि एक तरफा कार्रवाई होती रहे। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है हमास के पूरे कंट्रोल में है, हमास ने इस पे इन्वेस्टिगेशन हमास कर रहा है और उसकी खबर भी आएगी, लेकिन ये इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो होस्टेजेस की मौत है, अगर वो अग्रीमेंट कर ले, और इतने इतने मौके आए हैं जब हमास ने खुद मौका दिया इजराइल को कि अग्रीमेंट कर लो एक सीज फायर का, और हम होस्टेजेस लौटा देंगे, तुम फिलिस्तीनी कैदी लौटा दो, बिल्कुल फेयर बार्गेन। But Israel is not ready to accept a fair bargain. They have always played dirty, and they want to, escalate. They just want to escalate, and why? Because Netanyahu's chair. It's all because of Netanyahu's position as the prime minister that has to be maintained. And even when America is turning against it, तब भी वो अपना बने हुए हैं उसमें, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये चीज इजराइल को तय करनी है, लेकिन यहां पर जो होस्टेजेस की बात है उनके ऊपर खतरा, उनके कई होस्टेजेस इजराइल की बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। आप जानते हैं कितने सारे होस्टेजेस इजराइल के बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। नेतन्याहू को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि होस्टेजेस जिंदा रहें या मरें। सिविलियंस को उनके वहां पर पूरा आंदोलन चल रहा है कि नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता। और अंतोकतवा जब इस तरीके से जो इंसिडेंट हुआ, देखिए हमास को छुपा सकता था, हमास ने खुल के कह दिया कि देखिए ये घटना घटी है। अब ये ईमानदारी आप देखिए, हमास ने खुल के कह दिया कि ये घटना घटी है, और इस घटना में जो असली लेकिन जो जिम्मेदारी है वो इजराइल की है। जितना वो आगे बढ़ाएगा इस तरह की चीज़ों को, उतना होस्टेजेस, अभी तो बहुत सारे होस्टेजेस, ये जो 120 हैं, अब उसमें से मान लीजिए कुछ एक कम हो गया, उसके अलावा और भी तो है ना जो अभी के हाल की लड़ाइयों में हमास ने होस्टेजेस लिए हैं, वो भी तो हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे होस्टेजेस हैं जो इजराइल, जो हमास ने अभी पब्लिक नहीं किया है, और कुछ उसमें बड़े ऑफिसर्स हैं। उन ऑफिसर्स को अगर हमास बाहर ले आए तो आईडीएफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सही समय पे लाएंगे। जब बिल्कुल ऐसी स्थिति लग जाए कि अब आईडीएफ विद्रोह करने की स्थिति में है, उस समय वो उन ऑफिसर्स को बाहर लाएंगे कि देखो अगर गाजा में बमबारी नहीं रुकी, अगर लड़ाई नहीं रुकी, तो हम इन ऑफिसर्स को मार देंगे। तो ये देखिए पूरा एक जो पूरी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो जानता वो क्या कर रहा है, जो कहीं का भी रेजिस्टेंस, और उस पर शक करने की जरूरत नहीं। वो देखिए हर तरह से, इवन ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज वाला सवाल है, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है। गाजा में अभी तक भुखमरी नहीं फैली, क्योंकि जो पूरा ब्रेड और सूप कैंप्स लगाए, सब कुछ ले आए। उसके अलावा देखिए जो एक पूरा जो दवाई की किल्लत है, फ्यूल की किल्लत है, सब कुछ रेजिस्टेंस कर रहा है, लड़ भी रहा है उसी समय, और उसको होस्टेजेस भी बचाने हैं, और उसमें से कुछ मारे भी जा रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए एक पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अच्छा, उसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक में जो एक बेथ हेफेर सेटलमेंट पे फिर से गोलीबारी हुई, और कम से कम उसमें 4 इजरायली सेटलर्स घायल हुए और 2 की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम का जो जवारा चेक पॉइंट है, वहां पर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडीएफ के सोल्जर्स पे मारी गई, जिसमें आईडीएफ के 2 सोल्जर्स वो मौत की नींद सो गए। उसके बाद जेनिन ब्रिगेड ने भी एक वहां की ग्रेट मॉस्क है जेनिन में, उसके एक्सेस पे उन्होंने भी गोलीबारी की, जिसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। फिर देखिए जो हिजबुल्ला ने जो तबाही मचाई है, जो शुरू में हमने जो जिससे शुरू किया था, वो तो चलिए अपनी जगह। उसके अलावा जो आज खास तौर पे किया कि जो जतौन में कल मारा था, आज फिर मारा। 146 डिवीजन के हेडक्वार्टर्स पे कत्यूशा रॉकेट्स फिर मारे। मेतुल्ला साइट पे फिर से मारा।
कफ्र शुबा हिल्स पे फिर मारा, रुवायसत अल अलाम साइट पे मारा, उसके अलावा हनीता साइट पे मारा और अल मलिकिया साइट पे मारा, लगातार एक के बाद एक। फिर देखिए जो अवर्ता चेक पॉइंट है नाब्लिस में, वहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स पे मतलब जो वेस्ट बैंक का जो रेजिस्टेंस है, वो जिस तरीके से मशीन गन लेके काले कपड़ों में आता है रात में और गोली चलाता है, वो जो दृश्य है वो इतना खतरनाक है कि मतलब वो आप इमेजिन करिए कि मुझको आप एक तरह से उपन्यास की तरह देखिए कि मैं एक कहानी बता रहा हूँ। जो वो पूरा दृश्य है वो ऐसा लगता है कि रात में कोई साए चल रहे हैं, और रात के साए ऐसे साए नहीं है कि वो केवल आपको दिखाई पड़े कि भाई देखिए साए चल रहे हैं, नहीं, वो खुद जैसे रात चल रही है। इस तरीके से वो चलते हैं, और वो चल के जो उनकी मार होती है, उसके बाद अच्छे से अच्छा जो बहादुर से बहादुर सो कॉल्ड इजरायली सेटलर वो भाग खड़ा होता है। उसके बाद देखिए आज अल अक्सा मस्जिद पे फिर से जो इजराइल का जो इंटीरियर सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है बेन गिवर, उसने अपने लोगों के साथ अल अक्सा मॉस्क को वायलेट करने की कोशिश की, उसमें उसने घुसने की कोशिश की, वहाँ पर संघर्ष चल रहा है लगातार। और लेकिन ये इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं इस पर जरूर दो शब्द कहूँगा कि इतनी बार अल अक्सा मस्जिद पे ये लोग हमला कर चुके, मतलब इस तरह से हमला, मतलब जनता को लेके घुस जाइए, जो पवित्र जगह है वहाँ घुस जाइए, जो वहाँ चुपचाप लोग इबादत कर रहे हैं उनको परेशान करिए। इस तरह की इन्होंने इतनी बार घटना की, लेकिन अभी तक इनकी ये हिम्मत नहीं हुई है कि मेन जो अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पर पहुँच सके, वहाँ पर पहुँच के कुछ उसको डिस्टर्ब कर सके। क्योंकि 2021 में एक बार कोशिश की थी, और उस समय बैटल ऑफ सैफ अल कुद्स हुई थी, जो हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जीत गया था। और यहिया सिनवार ने उस समय बड़ा फेमस भाषण दिया था, जिसमें उसने कसम खाई थी कि हम एक दिन अल कुद्स लेके रहेंगे, जो अल अक्सा मस्जिद है लेके रहेंगे। और वही यहिया सिनवार आज हमास का पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों हेड बन गया है, और जिस तरह से पूरी सिचुएशन आगे बढ़ रही है। उसके बाद देखिए यमन ने आज कमाल किया। यमन ने एक अमेरिकन शिप को 63 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ होदेयदा, जो उनका पोर्ट है होदेयदा, जिस पे कई बार अमेरिका बमबारी कर चुका है, उसके 63 नॉटिकल माइल्स पे एक शिप को मारा, फिर 97 नॉटिकल माइल्स पे दूसरी शिप को मारा, और फिर अभी देखिए ये जो 63 नॉटिकल माइल्स पे जो जिस शिप को मारा उसको दोबारा मारा। और अब देखिए जो पूरी सिचुएशन है, यमन भी बहुत सारी खबरों को अब वो पब्लिसाइज नहीं कर रहा, वो भी सीख गया है कि किस तरीके से किस वक्त हम क्या करें। पहले से ये पहले से ही पता था उसको, लेकिन जो इधर एक चीज होती थी कि भाई उसको मीडिया ने फिर से डिमोनाइज करना शुरू किया, तो यमन सीख गया। तो यमन अब इस तरीके से मार रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये पूरी सिचुएशन, इस तरह की टैक्टिक्स यमन अपना रहा है, और खतरनाक तरह की, मतलब जिससे जो है पूरा जो इनका जो एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये लोग चला रहे हैं वेस्टर्न मीडिया यमन के खिलाफ, वो पूरी ध्वस्त हो जाती है। और जिसमें ऐसे ऐसे खबरें कभी अब यमन जो जहाज़ों को मार रहा है उसमें कभी कभी पूरी खबर देता है, बहुत सारे जहाज़ों को मारा है जिसकी खबर ही नहीं आई, खबर उसने खुद छुपा ली। और क्योंकि यमन समझ गया है कि उसके समर्थकों को तो पता ही है कि क्या हो रहा है, और दुनिया को एक सस्पेंस में रखो, और प्लस वेस्टर्न मीडिया को सस्पेंस में रखो। वेस्टर्न मीडिया को वहां जाना पड़ेगा पता लगाने का, आओ बेटा तुम आओ, और उसके बाद तुम्हारा भी जो हाल होगा वो फिर तुम ही देखना। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है देखिए यमन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो ईरान पे देखिए जो एक प्रेशर पड़ रहा है सब जगह से, उस पर ईरान आज रिएक्ट कर गया, और ईरान ने साफ कहा है। देखिए उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अली बघेरी कानी, अब क्या है ना कि वो जो नए प्रेसिडेंट पेजेश्कियान इलेक्ट हुए हैं, उनको दुनिया भर से फोन आ रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, लेकिन जो ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अली बघेरी कानी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 7 अक्टूबर को जो अल अक्सा की लड़ाई हमास ने शुरू की, उसने विश्व के बैलेंस को चेंज कर दिया। इट हैज शिफ्टेड मेनी ग्लोबल बैलेंसेस। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ट्रांसफॉर्म द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इनटू ग्लोबल रेजिस्टेंस।
ये जो 7 अक्टूबर को अलग से जो अलक्सा फ्लड की लड़ाई शुरू हुई, इसमें फिलिस्तीनी प्रतिरोध एक ग्लोबल प्रतिरोध के रूप में उभर गया। अब एक पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है। उसके बाद द रेजिस्टेंस विल एक्सपैंड एंड इंटेंसिफाई। अब जैसे जैसे इजराइल और जुल्म करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। मैंने बताया आपको, बहराइन में, इजिप्ट में, कुवैत में, हर जगह एक अंडरग्राउंड एक रेजिस्टेंस ग्रुप इवॉल्व हो रहा है। फिर जो कानी साहब ने कहा कि टुडे ग्लोबल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हैज बिकम अ रियलिटी एंड मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वी हैव द राइट टू रिटेलिएट इन काइंड फॉर द असैसिनेशन ऑफ मार्टियर हानिए एंड वी डू नॉट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेस्ट। ये उन्होंने साफ कह दिया कि देखो पश्चिमी देशों, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम जब चाहेंगे और जहां चाहेंगे वहां हम इजराइल को मारेंगे, और हमारा ये कमिटमेंट है, हमने कह दिया है। और ये भी उन्होंने कहा अगर किसी को ये लगता है कि हम नहीं करेंगे ये और हमको डरा ले जाएगा, तो फिर ईरान का वजूद ही नहीं रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ईरान का वजूद है वो इस बात पे टिका है कि इस्माइल हानिये को, बताइए, पूरे अपने राष्ट्र को दांव पे लगाया हूँ कि इस्माइल हानिये की जो हत्या का जवाब है वो इतना भयंकर होगा कि जिसमें इजराइल की कमर टूट जाएगी। इस बात को उन्होंने कहा और पूरे अपने राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। देखिए, इस तरह की कभी भी ऐसी भाषा डिप्लोमेसी में नहीं बोली जाती, तभी बोली जाती है जब वो नेशन वो चीज़ करने जाना होता है। क्योंकि डिप्लोमेसी वो किसी देश की अंदरूनी राजनीति नहीं है कि आप कुछ भी आप जुमले बोल दीजिए और भाषणबाजी करके आप कुछ भी बोल दीजिए और चुनाव में सब चलता है। ये कुछ चुनाव नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। यहाँ पर आप जो बोलते हैं उस पर कायम रहना पड़ता है, और अगर आप उस पर नहीं कायम रहते हैं तो आपकी साख गिरती है। अगर आपकी साख गिरती है तो आपके देश की वैल्यू कम होती है, उसके जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है वो इफेक्ट होता है, उसकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। पूरा एक उसके साथ एक पूरा ग्लोबल एक इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है बयानों से। तो ये जो बयान ईरान से आया है, ये देखिए इसका जो खास महत्व है, उसमें इन्होंने एक और बात कही है कानी साहब ने कि इलेक्शन ऑफ सिनवार इज अ विक्ट्री फॉर द रेजिस्टेंस। इजराइल्स द क्राइम्स ऑफ इजराइल हैव रीच्ड अ डेड एंड एंड फ्रॉम हियर ऑन देयर इज ओनली विक्ट्री। कि जो इजराइल है वो एक तरह से अंधी एक जो दीवार है उस पे जाके उसके जो अपराध हैं वो उस दीवार में जाके फंस गए हैं और उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते, और अब जो होगा वो उसके खिलाफ ही होगा। इसके बाद देखिए, जब ये बयान आया उसी के साथ साथ, अब टाइमिंग आप देखिए, उसी के साथ साथ ज़राता में, राफा सिटी के पास, ज़राता ईस्ट ऑफ राफा सिटी में जो हमास ब्रिगेड्स हैं उन्होंने एक मरकबा टैंक को अल यासीन 105 शेल से मारा। उसके बाद देखिए तेल अवीव में दोबारा एक हमला हुआ है। तेल अवीव में 2 M90 रॉकेट्स, और ये हमास ने मारे 2 M90 रॉकेट्स तेल अवीव में अभी एकदम अभी खबर है, इसकी डिटेल्स अभी आने बाकी है। उसके बाद देखिए जो पूरा जो अरब ट्राइब्स का जो पूरा रिवोल्ट आपको बताया था देर जोर में जो हो रहा है सीरिया में, और सुन्नी अरब ट्राइब्स का अगेंस्ट द अमेरिकन ऑक्यूपेशन, उसमें देखिए जो तीनों अमेरिकन बेस हैं, ओमान ऑयल फील्ड्स में तो ट्राइब्स घुस भी गई थी, वहाँ तो लड़ाई, एक हिस्से को कब्जा भी कर लिया है और वो बहुत लंबे क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। तो उसमें एक हिस्से पे कब्जा हुआ है, बाकी के लिए लड़ाई चल रही है, और ये देखिए एक बड़े लेवल पे लड़ाई चल रही है। उसके बाद जो दूसरा जो एन अल असद जो बेस है, कोनोको एयर जो ऑयल फील्ड्स है, अल तन्फ बेस है, इस तरह के 20 बेस हैं। तो 20 में से करीब 14 बेसिस पे सीधे अरब ट्राइब्स हमला कर चुके हैं, और वो वहाँ पर अमेरिका को लगातार नुकसान पहुँचा रही है। और ये देखिए, हम अब आज के प्रसारण के हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें देखिए आपको 2 बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान जो है वो जिस तरीके से एक तलवार या एक बंदूक कनपटी पे रखे हुए इजराइल के, कब वो ट्रिगर दबाएगा ये ईरान के ऊपर है। और इजराइल की जो कनपटी है
वो हमेशा वनरेबल है, वो हमेशा खुली हुई है, ये याद रखिएगा। तो सारी जो एडवांटेजेस हैं वो ईरान के हाथ में। दूसरी बात, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से तबाह किया है इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरी बात हमास ने जिस तरीके से इजरायली सोल्जर्स को मारा है, और उसके बाद यमन ने जिस तरीके से अमेरिका की जो डोमिनेंस है रेड सी में उसको ख़त्म कर दिया, और उधर रशिया और चाइना ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को और मदद करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रसारण ख़त्म करते हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।